नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। प्रदेश मनोहर नीतियों से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। संतों और महापुरुषों के बताए मार्ग विकास की इस गति को और भी सशक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार में सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में महाराजा शूर सैनी की जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जनों को सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया। रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2016 में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सामाजिक समरसता का संदेश देने की नई कवायद शुरू की थी, जिससे समाज में एकरूपता और भाईचारा मजबूत हुआ है। हरियाणा गठन के बाद 56 वर्षों में वर्तमान सरकार ने ऐसे संत महापुरुषों को याद किया है जिनका समाज के नव निर्माण में अतुलनीय योगदान रहा है। इसी कड़ी में पहली बार मंगलवार को हिसार में सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में महाराजा शूरसेन की जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जनों को सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि सैनी समाज का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही महान है और उतना ही प्राचीन भी है। ऋग्वेद में श्रेणी नामक वीर जाति का वर्णन मिलता है। उसी वंश में आगे चलकर महाराजा शूरसैनी ने शूरसैनीगढ़ की स्थापना की थी। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनी समाज का बड़ा योगदान है और देश के नवनिर्माण में सैनी समाज का योगदान प्रशंसनीय है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज में सेनानी सरदार महंगा सिंह सैनी और अजीत सिंह सैनी जैसे सेनानी इसी समाज ने दिए हैं। वास्तव में देश का इतिहास इन सेनानियों का और हमारी आजादी के आंदोलन से भरा पड़ा है। 1857 की पहली जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, उस समय समाज के वीरों ने कितना बड़ा योगदान किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जीर्णोद्धार और नवनिर्माण के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा की ओर से 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। शिक्षा की अलख जगाने वाली सावित्रीबाई फूले के नाम पर शिक्षण संस्थान की घोषणा की। तो वहीं समाज की धर्मशाला के लिए एचएसवीपी की तरफ से नियमानुसार एक प्लॉट की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजादी में हर देशवासी ने योगदान दिया है। सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा की अलख जगाई। इस संस्थान को बढ़ाने के लिए, शुरू करने के लिए प्रारंभिक योगदान इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं और मैं अकेले अपनी तरफ से भी नहीं, तो हमारे सरकार के साथ जुड़े हुए साथी हैं, मैं उनकी ओर से भी, क्योंकि उनसे मेरी बात हो गई है, उनका कि हमारे नाम से भी आप घोषणा कर देना। तो आज 31 लाख रुपया तो मुख्यमंत्री के नाते से मेरे कोष में आएगा, मेरे कोष से आएगा और 11 लाख रुपया डॉक्टर कमल गुप्ता जी की ओर से आएगा, 11 लाख रुपया हमारे डिप्टी स्पीकर उनकी ओर से आएगा। तो ऐसे 53 लाख रुपए की घोषणा इस सभा में और मैं इस कॉलेज के उस शिक्षा संस्थान जो है उसके लिए करता हूं। और इसी प्रकार से एक विषय आया कि प्रथम हमारी महिला शिक्षिका सावित्रीबाई जी, जिनका महिला शिक्षा के अंदर बड़ा नाम है क्योंकि वो देश की पहली महिला शिक्षिका रही हैं, तो उनके नाम से कोई भी एक कॉलेज का नाम, जो हमारे नेता हैं नायब सिंह सैनी जी हैं, हमारे वहाँ जो और भी सैनी समाज के लोग बैठे हैं, पवन सैनी जी हैं, जवाहर सैनी जी हैं और हमारी पूर्व सांसद हैं, या हमारे जो भी नेता हैं, वो मिल करके जहां कहीं किसी कॉलेज के नाम रखने की बात आती है, जहां हमारे समाज के लोग हों, वो बताएंगे तो निश्चित रूप से कॉलेज का नाम या किसी शिक्षण संस्थान का नाम
उनके नाम के ऊपर रखेंगे। एक प्लॉट की बात की गई है, तो इसमें भी मैं हमारा जो HSVP है उनको कहूंगा कि जिस शहर में आपको प्लॉट चाहिए, एक में अथवा ज्यादा में, वहां एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप लोग उसमें अप्लाई करिए। तो एक निश्चित विधि है उसकी, उसमें सबको आपको धर्मशाला के प्लॉट ये भी जरूर दिलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर रसोई में गैस और नल से जल योजना लागू की है, जिससे गरीब जरूरतमंदों का विकास हो सके। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने योग्यता के आधार पर नौकरी देने का फैसला किया। सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरियां दी। प्रदेश में पारदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है। सरकार ट्रांसफर के नाम पर चल रहे उद्योग को बंद किया है। हमने हर परिवार की चिंता की है। हर परिवार के अंदर, गरीब परिवार के अंदर रसोई घर में गैस मिले, नल से जल हर रसोई में पहुंच जाए, हर घर में बल्ब जले, कहीं कोई अंधेरा कहीं न रहे। आवास सभी गरीब परिवारों को ये मिलना चाहिए। हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट हो। यानी कितने क्रांतिकारी कदम किए हैं जो इस प्रदेश में नौकरियों का जो इतिहास, नौकरी बिकने का इतिहास, यानी लोग जो हैं कभी भी नौकरी प्राप्त करने के लिए नेताओं के चक्कर काटते थे, अधिकारियों से साठगांठ करते थे, पैसा खर्च करते थे। तो इस प्रकार की सब बीमारियों से हमने छूट दिलाई है कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। और योग्यता का पैमाना ये यही है कि हर व्यक्ति का टेस्ट में जो उसकी नंबरिंग है, उसका योग्यता है, उसका जो पैमाना है, उसके हिसाब से उसको नौकरी मिले, न कोई पर्ची न खर्ची। इस प्रकार से हमने काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान भारत की तर्ज पर चिरायु हरियाणा योजना भी चलाई है। इसके तहत 28,89,000 अंत्योदय परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने निरोगी हरियाणा योजना शुरू करके ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच कर बीमारियों का पहले ही पता लगाया जा सके। गरीब परिवार का बच्चा, बालक, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष कोई बीमार हो गया, उसके इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई कि 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना ये वो देंगे, और वो दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें ध्यान में आया कि इसमें बहुत परिवार बच गए हैं। हमने अपनी योजना चलाई और चिरायु हरियाणा के नाम से बचे हुए, पहले 15 लाख रजिस्टर्ड थे और 13-14 लाख रजिस्टर किए, 28,89,000 परिवारों को अब ये योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो चिरायु योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। अब एक विषय और ध्यान में आता है कि अगर हम बचपन से ही नागरिकों का, सबका एक वार्षिक एक स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ टेस्ट ये कराना शुरू कर देंगे, तो बीमार होने से पहले ही व्यक्ति का पता लगेगा कि इसमें कोई बीमारी आने की संभावना है, उसको ही वहीं पर रोका जा सकता है। कहते हैं निप द इविल इन द बड, बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए और शुरू से ही हमको ये करना पड़ेगा। ये कार्यक्रम भी निरोगी हरियाणा के नाम से शुरू करा दिया गया है। साल में हर नागरिक का एक बार स्वास्थ्य परीक्षण हो। पहले चरण में जो हमारे BPL के 1,80,000 तक के परिवार हैं, जो मैंने बताया 29 लाख परिवार हैं, 1.25 करोड़ ये जनसंख्या बनती है, इनका लगातार परीक्षण शुरू हो गया। इसी महीने शुरू हुआ है। अभी तो मात्र 60 से 70 हजार परिवारों को ही उस प्रकार का ये परीक्षण हो पाया है। ये प्रोसेस थोड़ा धीरे, इसलिए उसमें टाइम लगता है। सेंटर वाले जितने हैं उन पर सब पर भी लोग जाते हैं, फिर भी साल के अंदर अंदर 1.25 करोड़ सब लोगों का परीक्षण होगा। जो स्वस्थ आदमी है उनका भी परीक्षण इसके अंदर जरूर होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, जिससे पंचायती राज चुनावों में प्रतिनिधित्व बढ़ाना भी सुनिश्चित किया है। जैसे मानो हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया, और बहुत अनेकों जगहों पर, चाहे शहरी निकाय के चुनाव हो चाहे ग्रामीण चुनाव हो, अनेकों जगह के ऊपर चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, हमारे पंच, सरपंच, पार्षद बहुत ऐसे चुने गए हैं। उस आरक्षण का भी लाभ आपको हुआ है, इसका लाभ भी आपको जरूर मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 सालों में राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए कई बदलाव किए हैं। सरकार ने ऑनलाइन हस्तांतरण नीति, सीएम विंडो ई गवर्नेंस जैसी पहल कर लोगों को बड़ी राहत दी है। लोगों का जीवन सरल हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हरियाणा आगे बढ़ रहा है। जब दुनिया के लोग देखते हैं कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है और समाज में ईज ऑफ लिविंग का जो एक पैमाना तय किया गया है, लोग दिन प्रतिदिन अपने जीवनचर्या को यानी सरल कर रहे हैं, आसान हो रहे हैं। हमारे यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स ये बढ़ रहा है। लोग सामान्यतः आनंदित रहें, खुश रहें,
इस प्रकार की और हमारी कार्य पद्धति करने का काम हम कर रहे हैं। हमने ई गवर्नेंस इसको चालू किया ताकि लोगों को भागदौड़ न करनी पड़े। आपकी कोई छोटी बड़ी तकलीफ है, सरकार से कोई काम है, घर बैठे आप अपनी बात को सरकार के किसी भी कार्यालय में, ऑफिस में पहुंचा सकते हैं। घर बैठे आपका काम सुविधाजनक हो जाएगा, आपको समाचार मिलेगा। परिवार पालन करना ये परिवार के मुखिया का दायित्व होता है। मुखिया अगर इस ऊहापोह में लगा रहेगा तो समाज को सुखी हम नहीं कह सकते। दीनदयाल जी ने हमको कहा था कि एक सुखी समाज की कल्पना क्या करेंगे, तो सुखी समाज वही होता है जहां समाज में खड़े हुए सब लोगों में अगर किसी को अंतिम श्रेणी का व्यक्ति कहा जाए तो अंतिम श्रेणी के व्यक्ति को भी हर प्रकार की सुख सुविधा मिले। अंत्योदय के भाव से सरकारों के लिए काम करने का एक संदेश, इन्होंने सिद्धांत एक उन्होंने दिया था, जिसके ऊपर हमारी सब सरकारें चल रही हैं। हरियाणा में विशेष तौर पर हमने बहुत बड़ी बड़ी इसकी योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की परिवार पहचान पत्र एक अनूठी योजना है, जिससे हर परिवार का डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। इस डाटा के अनुसार सैनी समाज के परिवारों की संख्या 1.96 लाख है, जो संख्या के हिसाब से 8 लाख से अधिक बनती है। इसमें 30% जनसंख्या विद्यार्थी की है। जिस समाज में विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक हो, उसे आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता है। बेरोजगारी की बात करते हैं तो मात्र 4% ऐसे हमारे जो युवक हैं वो बेरोजगार हैं। इनसे मेरा निवेदन है कि स्किलिंग के काम में जाएं, क्योंकि सरकारी नौकरी योग्य व्यक्ति को मिलेगी, सबको नहीं मिल सकती। फिर उनको अगर स्किलिंग में जाते हैं, कुछ ना कुछ हुनर सीख करके अपना काम करें, कहीं प्राइवेट नौकरी करनी है वहां करें, या कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा उद्योग लगा करके जीवन यापन को आप आगे कर सकते हैं। लेकिन बहुत सामान्य है, 4% बहुत अच्छा एक जिसको कहना चाहिए हमारे समाज की स्थिति है। 6 से 7% बेरोजगारी तो बहुत देशों में, प्रदेशों में स्थिति तो रहती है। आपके समाज की केवल 4% है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि हम इस अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से अपील की कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उन्हें स्कूल अवश्य भेजें। कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई हर बच्चा पूरी करे। उन्होंने बताया कि पीपीपी डाटा के अनुसार 24% जनसंख्या सैनी समाज में महिलाओं की है। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़े। सरकार एसएचजी को कई प्रकार के वित्तीय लाभ दे रही है। एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए भी बाजार तक पहुंच की व्यवस्था की गई है। आज के हिसाब से परिवार पहचान पत्र में जो मैंने देखा है, 1,96,000 परिवार ये सैनी समाज के पूरे हरियाणा में है, और इसमें आबादी 8,08,000 ये उसकी आबादी है, जिसके अंदर अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा 30% वो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। जिस समाज का 30% विद्यार्थी हो जाए, स्टूडेंट हो जाए, इसका मतलब यह है कि उस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बहुत बड़ा श्रेय और ये जो है आपको जाता है कि आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई में आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा निवेदन है कि अभी भी कोई बच्चा 18 साल से नीचे, उसकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। पहली से लेके, नर्सरी से लेके 10वीं तक। 10वीं के बाद आगे कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, या 12वीं के बाद कह सकते हैं। अब 10वीं का भी समय खत्म हो गया। +2 तक की पढ़ाई सब बच्चे हमारे जरूर करें, और +2 के बाद उनको आगे कोई ट्रेनिंग दिलानी है, कोई रोजगार कराना है, जो भी काम कराना है उसको आप अवश्य कराएं। मैं फोटोग्राफर का बहुत धन्यवाद करता हूं, मुझे जनता का भी दर्शन करा दिया। अभी तक तो मंच पर लेके बैठे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बड़ी संख्या में आज यह उपस्थिति है। तो कुल मिलाकर मेरा ये आपके जो मेरे पास विश्लेषण आया है, और उसमें एक और आंकड़ा है, 24% उसमें हाउसवाइफ्स हैं, यानी गृहिणियां हैं। अब इनको सब प्रकार की सुविधा हम दे रहे हैं। इसमें भी एक रास्ता और आपके लिए खुला हुआ है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ऐसे परिवारों की महिलाएं जो गृहिणियां हैं, उनको सबको सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके छोटे छोटे उद्योग ये लगाने चाहिए, ताकि उसमें हम पूरी सहायता दे रहे हैं। हम लाखों रुपए का ऋण देते हैं, बिना ब्याज के देते हैं, और उसको यानी सामान्य जो किस्तें हैं, थोड़ी राशि किस्तों में उसको वापस लेते हैं, और उसकी बिक्री की व्यवस्था ये भी बाजारों में हमने करनी शुरू कर दी है कि जो ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं, उनके बने हुए उत्पादन को हम प्राथमिकता से कैसे बिक्री कराएंगे, इसके लिए जगह जगह मेले लगने शुरू हुए हैं। समारोह में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जसवंत सैनी, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु
और विधायक विनोद भयान, भव्य बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा रोजगार कौशल निगम के जरिए करीब 4000 टीचर्स की भर्ती की जा चुकी है। HSSC और HPSC के जरिए रेगुलर टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया अभी भी चल रही है। वहीं आज बिश्नोई समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा के शिक्षा वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, अभी हाल ही में जो टीचर्स हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए कौशल रोजगार निगम के जरिए टीचर्स की भर्ती की गई है। तो कितने टीचर्स की भर्ती आपने इस निगम के जरिए की है और अब कितनी और आपको जरूरत है? देखिए, अभी तक मेरे ख्याल से शायद लगभग 4000 के आसपास टीचरों की भर्ती, 8000 की हमने कौशल विकास निगम के माध्यम से भर्ती कर रहे हैं और बाकी रेगुलर भर्ती कर रहे हैं हम लगभग 12000 के आसपास। ये जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो आप भर्ती कर रहे हैं, इसके बाद और जो कौशल रोजगार निगम के जरिए आपने भर्ती की, उसके बाद एक तरह से टीचर्स की जो कमी वो पूरी हो जाएगी? हाँ, ये मान के चलो कि लगभग कमी पूरी हो जाएगी। अगर कहीं उसके बावजूद भी अगर कहीं कमी रहेगी तो उसके बाद देखेंगे, तो जरूरत होगी तो और भर्ती करेंगे। जी। सरकारी स्कूलों में अब जो शिक्षा जो आप बच्चों को दे रहे हैं सर, उसकी क्या फीडबैक आपके पास? सरकारी स्कूलों में अब रुझान बढ़ा है, बच्चे दाखिले बढ़े हैं या क्या स्थिति क्या है सर? देखिए, सरकारी स्कूल में दाखिले बढ़ रहे हैं। पिछली बार भी 3-3.5 लाख एडमिशन जो थे हमारे बढ़े और आने वाले साल में भी हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर से दाखिले बढ़ेंगे हमारे। आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी कुछ जिलों में गए थे सर अभी हाल ही में, और वहां पर जाकर उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया है कि कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। तो स्कूल में जो बच्चों की हाजिरी है एक तरह से वो काफी चिंताजनक है कई जिलों की। कारण क्या है सर? सरकारी स्कूल का जो सिस्टम है वो उतना फोकस नहीं कर पा रहे कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। हाँ, नहीं तो ही कम है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे कम आ रहे हैं और वो जिस प्रकार से चेक किए तो मैं समझता हूँ कि जो जिस प्रकार से जिलों का निरीक्षण किया गया उससे आने वाले टाइम में उसका काफ़ी लाभ हमें मिलेगा उससे। और जो भी हमारे अध्यापक भी हैं उस पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में संख्या बढ़ेगी। सर, इसके साथ साथ आज एक और मामला जो है वो चर्चा में है। एक व्याकरण की किताब है 5वीं क्लास की, उसमें एक जो है वो इस तरह का टिप्पणी की गई है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो यमुना के तट पर गोपियों के साथ चीरहरण करते थे। इस तरह का एक वाक्य जो उसमें है, तो क्या ये आपकी संज्ञान में आया मामला? नहीं, अभी आपकी एक सहयोगी पत्रकार ने मेरे से पूछा था, मैंने पहले देखा, आज ही देखा और मैंने उसके जांच के आदेश दे दिए और निश्चित तौर से उसको हटवा देंगे वहाँ से, जिस प्रकार का भी है, और अगर जिसकी गलती है उसको भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। तो जब किताबें लिखी जाती है बच्चों के लिए जो किताबें, तो ये इस तरीके की कई बार ऐसी जो त्रुटियां सामने आती है, तो क्या इसके लिए कोई तय गाइडलाइन नहीं है या कोई किस तरह की कमी मानते हैं आपकी? इस तरह की बातें आती है उसके बाद वो मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आती है और फिर कार्रवाई की जाती है? हाँ, नहीं देखिए, अब हर पुस्तक जो भी लिखी जाती है, छपती है, उससे पहले उसकी प्रूफ रीडिंग वगैरह सारा कुछ जो भी होता है, सारी कार्रवाई उस पर होती है, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां होती हैं और मैं समझता हूँ जिसने लिखी है वो भी बिल्कुल गलत है और बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन ये हमारे तक कहीं बात इतनी नॉलेज में आती है कि सारी पुस्तकों के हम तो नहीं देखते। अभी एक पत्रकार ने जैसे सवाल किया तो उससे मेरी भी नॉलेज में अभी आई और उस पर कार्रवाई करेंगे। जी सर, अभी सर्दियों की छुट्टियां इन दिनों में स्कूलों में बच्चों की जाती है, अचानक से जो है वो कोहरा बढ़ा है और ठंड बढ़ी है, तो क्या कोई समय में बदलाव करने की स्थिति में है? नहीं, एक तरीके से बच्चों की छुट्टियां करने का फैसला हो चुका है और हम छुट्टियां करेंगे अभी। जी सर, आज एक बिश्नोई समाज के प्रतिनिधिमंडल ने भी आपसे मुलाकात की है, उनकी क्या मांग थी, क्या बातचीत हुई है सर? नहीं देखिए, वो जो वन्य जीव है उनके प्रति काफी दयालु भी है और चिंतित भी है कि उनकी रक्षा के लिए हमें काम करना चाहिए। वो उसके लिए सहयोग देना चाहते हैं। वो मेरे से मिले थे, पीछे आए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि आप किसी दिन भी आ जाओ, मैं सारे अधिकारियों को बुला के, जो हमारे वन्य जीव अधिकारी उन सारों को बुला के आपके साथ बातचीत करेंगे। आज हमने सारे अधिकारियों को बुलाया था, फॉरेस्ट के अधिकारी भी थे और उसके भी थे, वन्य जीव के भी थे, और उनके साथ बातचीत की और कहाँ कहाँ किस उस पर वो सहयोग कर सकते हैं। जैसे जो जीव घायल हो जाते हैं उनके लिए उन्होंने एक अपनी एम्बुलेंस भी चला रखी, तो हम भी उसमें सहयोग भी करेंगे, वो हमारा सहयोग करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। ऐसे की रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह है उसमें भी वो सहयोग दे सकते हैं,
हम भी करते हैं, वो भी सहयोग दे सकते हैं। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ वार्डन एक पद था, 97-98 तक उस पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। वो एक समाज में से कोई भी जो जीवों के प्रति इस प्रकार का रखता, एक दया का भाव रखता है, उनकी चिंता करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती थी। उसमें कोई उसको तनख्वाह वगैरह कुछ नहीं दिया जाता, एक सम्मान का ही पद है वो। तो उसका भी उन्होंने कहा कि भी कुछ लोगों को अगर बनाया जाए तो आपको निश्चित तौर से सहयोग होगा। मेरा भी मानना है ऐसा कि निश्चित तौर से, और जिस प्रकार से वो सारे लोग इस सारे के प्रति चिंतित हैं और संवेदनशील हैं, तो ये बहुत अच्छा लक्षण है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसी प्रकार की चिंता समाज के लोग करेंगे तो फिर इसमें सुधार आने में कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा। तो हमने बिल्कुल कहा उनसे कि हम आपका पूरा सहयोग लेंगे, और जहाँ जहाँ हमारी जरूरत पड़ती है, सरकार की जरूरत पड़ती है, तो हम आपको सहयोग देंगे। सर, इसके अलावा एक सवाल है, अभी जो पिछले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हरियाणा सरकार एक कानून लेकर आई थी धर्मांतरण को लेकर, उसको अब राज्यपाल से मंजूरी मिल गई, यानी कानून जो पूरी तरह से लागू अब हो गया है। तो ऐसे में इस कानून को लाने की क्यों जरूरत पड़ी सर हरियाणा में? देखिए, पिछले वैसे तो बहुत लंबे टाइम से इस प्रकार का धर्मांतरण होता ही रहा है, लेकिन जितने लेवल पे था तब वो दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब वो बड़े लेवल पे दिखाई देना शुरू हो गया, और सोशल मीडिया पे भी उसकी सारी जो जानकारी है वो मिलनी शुरू होगी। अब आप भी देखते हैं जिस प्रकार से बहकाने का काम है, वो नाचते हैं, उसके माथे पे हाथ लगाते हैं, और फिर उसके बाद वो जैसे सारा होता है सारा का सारा ड्रामा है। तो ऐसे लोगों को बहका के, फुसला के, लालच दे के, डरा के इस प्रकार के काम रहते हैं। और कुछ इस प्रकार से के शादी के नाम पे किसी को बहका के उसके साथ शादी करना, और इस प्रकार के जो टारगेट लेके काम कर रहे थे, इसका मतलब कोई उनकी मनसा अच्छी नहीं थी, वो गलत मनसा से ही ऐसे कुछ लोग काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों पे लगाम कैसे लगे, उसके लिए नियम तो बनाने पड़ेंगे, ताकि कोई किसी को इस प्रकार से बहका के उसका धर्म परिवर्तन ना करे। तो उसके लिए सरकार कानून लेके आई, अगर कोई इस प्रकार का करेगा तो निश्चित तौर से कल कार्रवाई करेंगे। हरियाणा में ये कानून लेकर आने से पहले जो आप लोगों ने होमवर्क किया, तो इस तरह के मामले हरियाणा में भी संज्ञान में आए कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है, या फिर धर्म बदलने के लिए किसी तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है? बिल्कुल, ये केवल हरियाणा में नहीं रहे, पूरे देश में रहे। लव जिहाद जो शब्द है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार का शब्द नहीं है, या आरएसएस का शब्द नहीं, विश्व हिंदू परिषद का शब्द नहीं, या किसी अन्य संगठन का शब्द नहीं है। ये तो कोर्ट का शब्द है, लव जिहाद। तो ये तो केरला हाई कोर्ट ने कहा, लव जिहाद जो शब्द है ये हमारा नहीं, उनका शब्द है। तो यानी कि इस तरीके का कुछ लोग जो गैर जिम्मेदार लोग हैं वो इस प्रकार के काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके लिए नियम लेके आए, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इस प्रकार के लोग जो हैं वो समाज में मतलब वैसे भी भाईचारे को खराब करते हैं। ये करने वाले तो कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन दूसरे जो आम जनता है उसका भी जो है वो शांति भंग करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी कानून लागू होने से आपका ये मानना है कि अब लोग जो है वो जबरदस्ती, जबरन या इस तरीके के जो कदम उठाते थे वो नहीं हो पाएगा? हाँ, निश्चित तौर से उसमें मतलब वो रुकेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया से बातचीत की है सर। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। और कंवरपाल गुर्जर का ये कहना है कि जो हरियाणा के स्कूलों में टीचर्स जो है उनकी जो कमी थी उसके लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। कुछ टीचर्स को हरियाणा रोजगार कौशल निगम के जरिए भर्ती किया जा रहा है, जबकि कुछ टीचर्स की नियमित भर्ती भी विज्ञापित की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के किसान खुशहाल और समृद्ध हो रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 2,16,000 करोड़ रुपए। हरियाणा के भी लगभग 20 लाख किसानों को किसान योजना से हो चुके हैं लाभान्वित। किसान लगातार मनोहर सरकार में खुशहाल और समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि किसानों के लिए मनोहर सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 2,16,000 करोड़ रुपए। हरियाणा के भी लगभग 20 लाख किसान योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2022-23 के लिए 5 फसलों के प्रीमियम राशि की अधिसूचना जारी कर दी है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। रबी सीजन 2022-23 की 5 फसलों की प्रीमियम राशि की अधिसूचना हुई जारी। फसलों का प्रीमियम यानी गेहूं की अगर बात की जाए
तो 31 दिसंबर 2022 तक बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, एजेंट, सीएससी सेंटर अथवा बैंक शाखा से संपर्क करना पड़ेगा। लगातार किसानों के लिए मनोहर सरकार रबी सीजन 2022-23 के 5 फसलों के लिए प्रीमियम राशि की अधिसूचना जारी कर दी है। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।